नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो रिवीजन टेस्ट चल रहा है उसका टेस्ट नंबर हम लोग आज 4 देखेंगे, यानी कि 5 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से ये चौथा रिवीजन टेस्ट है ना, और ये टेस्ट नंबर 24 के नाम से है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट अफेयर का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि आपको ये रिवीजन टेस्ट के तहत पूरा आपको एक साल का करंट अफेयर और पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले जितने भी रिवीजन टेस्ट हुआ सभी करवा दिए हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि इसका पीडीएफ हम जब डाले थे आपको टेलीग्राम पर, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक नंबर में क्या दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि हुआ था क्या, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से मिस्टेक हुआ था कि जो पहला 100 प्रश्न है, ठीक है, उसमें उस जो पीडीएफ में है करंट अफेयर का डाल दिया गया था। ठीक है, और जो ये जो लास्ट में जो आपका इकोनॉमिक्स का है वो मतलब क्या उल्टा पुल्टा हो गया था ना, तो 100 आगे पीछे हो गया था। इसलिए अभी जो ये वाला पीडीएफ है, ये वाला हमको आपको हाईलाइट करके जो पीडीएफ डालेंगे ना, तो यही वाला पीडीएफ हम आपको डाल देंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सब सही है, बस आगे पीछे हो गया था। ठीक है, पहले करंट अफेयर हो गया था और फिर उसके बाद क्या इकोनॉमिक्स हो गया था ना, तो ये वाला आपको सही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या, अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है ना। वेल्थ ऑफ नेशन से ध्यान रखना है, एडम स्मिथ इसके लेखक है। एडम स्मिथ से और भी ध्यान रखना है आपको क्या, कि अगर पूछा जाता है अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो कौन होता है? एडम स्मिथ ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के बारे में अगर देखेंगे तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 में किसे किसे दिया गया, ये आपको करंट अफेयर में आपको याद रखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का 3 लोगों को दिया गया था। जोएल मोकिर, कौन है? जोएल है ना, याद रखना है ऐसे, जोएल मोकिर है पहला। दूसरा है फिलिप एघियन, क्या है? फिलिप एघियन है ना, दो गया। और एक को मिला कौन? पीटर हॉबिट है ना, पीटर हॉबिट है ना। तो ऐसे हॉबिट याद रखना है। ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में दिया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और अर्थ पहले क्या, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्या ये सही है? हाँ ये सही है कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, और तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये बात सही है ना, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को क्या हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं ना, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जैसे कि आपका रेल हो गया, बस हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सब आता है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश में किसी अंतिम वित्तीय वर्ष में क्या होता है, उत्पादित सभी, नहीं यहाँ पर क्या होगा देखिए, किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं में के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है क्या, जीडीपी है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ना। किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, यहाँ पर क्या होगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है ना। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहीं पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी याद रखना आपको, कि जीडीपी जो है 2025-26 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का जो है जीडीपी का दर है ना, वो कितना है जीडीपी? तो ये हो जाएगा, राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना रहेगा, राजकोषीय घाटा वो होगा 4.4% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया था? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाला था? दादा भाई नेहरू जी ने निकाला था ना। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। काफी महत्वपूर्ण दादा भाई नेहरू जी, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, है ना। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इसी पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी कहा जाता है ना। भारत का पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नेहरू जी होगा। ठीक है, और पूछा जाएगा कि जो प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था, कितना लगाया था? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, उसमें ये अनुमान लगाया था। कब की बात है ये? 1867 से 1868 में ये अनुमान लगाए थे ना। और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा भाई नेहरू जी है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन है, उनका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है, ये सभी दादा भाई नेहरू जी से याद रखना है। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन से मुख्य कारणों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है? तो किस कारण में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है? तो इसमें देखिए, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात,
इसका इसमें है, एक कारण ये है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात और फिर जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, है ना, ये वाला है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या, पूंजी निर्माण की ऊंची दर, ये वाला सही नहीं है ना। तो ये वाला क्या है, दोनों क्या है, प्रति व्यक्ति आय की में वृद्धि की धीमी जो है, उसमें ये दोनों कारण मुख्य है ना, 1 और 2 है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण में क्या सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो मानव समाज के कल्याण हेतु सतत विकास महत्वपूर्ण है, ये बात तो सही है। और सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें, ये बात भी सही है। मतलब क्या है, भावी पीढ़ी को उसके लिए भी आपको व्यवस्थित करके रखना है और अपना भी विकास करना है। ऐसा नहीं कि अपना यहाँ वर्तमान में विकास किया, भावी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचे, तो वो सतत विकास में नहीं आता है ना। तो ये सतत विकास के लिए ये वाला सही है कि दोनों के लिए सुरक्षित सब चीजें हो ना, यानी कि दोनों यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या 20 रुपये के मूल्य के नोट के पर पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है। तो 20 रुपये के आपको पूछ रहा है कि नोट पर किसका चित्र है। तो आंसर क्या बताइए, करेक्ट आंसर है यहाँ पर एलोरा की गुफा की। किसका है, एलोरा की गुफा के चित्र जो है 20 रुपये के नोट पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, तो कोणार्क का सूर्य का है ना। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछेगा, शुरुआत से चलते देखिए, 10 रुपये में ये होगा, 20 रुपये में कौन सा है, एलोरा की गुफा है, और 50 रुपये में चलेंगे तो वो क्या है, हाँ, हम्पी का स्तंभ रथ है ना। तो हम्पी का स्तंभ रथ जो है ये किसमें, 50 रुपये के नोट पर है। और 100 रुपये के नोट पर क्या है, रानी की वाव है ना, जो गुजरात में रानी की वाव का चित्र है, 100 रुपये के नोट पर है। ठीक है, 200 रुपये के नोट पर क्या है, सांची का स्तूप है ना, जो कि मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था, सांची का स्तूप, उसका चित्र है 200 रुपये के नोट पर। 500 रुपये के नोट पर देखेंगे तो क्या है, लाल किला का चित्र किस पर है, तो लाल किला का चित्र जो है 500 रुपये के नोट पर है। और 2000 का नोट जो था पहले चलता था, उस पर आया था क्या, मंगलयान का चित्र आया था ना, जो कि अभी बंद है 2000 रुपये का नोट। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया। 2 बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो ये 1991-92 की बात है, 2 बार अवमूल्यन किया गया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उत्तरदायी है, तो इसमें उत्तरदायी कौन है, तो ये है भारत सरकार को राजकोषीय नीति और आरबीआई की मौद्रिक नीति, ये दोनों है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना ये हुआ था 1894 में हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयर धारकों से प्राप्त किया है। पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयर धारकों से प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रभावित करता है, तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रभावित कौन करता है, तो ये करता है वित्त मंत्रालय, प्रकाशित है ना, सॉरी, प्रकाशित करता है कौन है ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित कौन करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, वित्त मंत्रालय। अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। नीति आयोग की अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग पहले था, है ना, 1950 में स्थापित हुआ था योजना आयोग, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, नीति आयोग की स्थापना हो गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है, तो वो है सुमन बेरी है। और नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो सुब्रमण्यम है, सीईओ सुब्रमण्यम। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है, तो पूंजीगत प्राप्ति कौन सा है, तो देखिए, ऋणों की वसूली से होने वाली प्राप्ति जो है ये पूंजीगत प्राप्ति में आता है, और विनिवेश से प्राप्त है ये भी आता है, सरकार द्वारा लिया गया उधार ये भी क्या सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में आता है। यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब सेवा कर आरोपित किया गया था, तो सेवा कर पहली बार भारत में कब आरोपित किया गया था, तो ये किया गया था 1 जुलाई 1994 को। कब, 1 जुलाई 1994 को सेवा कर आरोपित किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा क्या कथन कौन सा सही है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि वह आय जिस पर देय कर का भुगतान नहीं हुआ है उसे काला धन कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है ना, कि वह आय जिस पर देय कर का यानी टैक्स आप भुगतान नहीं किए हैं, छुपा के रखे हैं, तो वो क्या काला धन कहलाता है, ये वाला सही है। फिर क्या है, काला धन के कारण मांग बढ़ने के फलस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति को तकनीकी मुद्रास्फीति कहते हैं, ये गलत है ना। काला धन के कारण जो मांग बढ़ता है और उसके फलस्वरूप जो है उत्पन्न मुद्रास्फीति को तकनीकी नहीं, टेक्निकली दूसरा हो गया ना, ये वाला गलत है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फिर क्या, काले धन से संचालित
आर्थिक गतिविधि को रूपांतरण समांतरण, है ना, क्या अर्थव्यवस्था कहते हैं, काले धन से संचालित आर्थिक गतिविधि को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये वाला सही है ना। तो ये 1 और 3 यहाँ पर सही है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट आंसर है, 15 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 में, इसमें क्या है, गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र से मापा जाता है। तो गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र से क्या मापा जाता है, सापेक्ष निर्धनता, क्या सापेक्ष निर्धनता मापा जाता है। गरीबी पर सी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की है, तो ये कब प्रस्तुत किया था, तो ये बात है 2014 की है, कब, 2014 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और आपको हमेशा बताते हैं कि ईस्वी वाला जब भी प्रश्न आए तो आप कोशिश करिए कि और भी जो अगर ईस्वी उस ईस्वी में घटना हुआ है वो सब आपको एक साथ रिवीजन कर लेना है, ताकि ईस्वी वाला आपको कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से याद भी रहे ना। जैसे 2014 की बात करेंगे तो सी रंगराजन ने अपनी गरीबी पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2014 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। जनधन योजना जो है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था, तो ये 2014 में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 में हुआ था। नमामि गंगे में योजना जो है ये कब शुरू हुआ था, तो वो भी 2014 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्या, भारत में नियोजन जो 7वीं अनुसूची के किस विषय में शामिल है, नियोजन ये किस विषय में शामिल है, तो नियोजन किस में आता है, संवर्ती सूची में आता है ना। आपको बताया था संवर्ती, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये किस में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, संघ सूची में पहले कितना विषय था ये सब आपको डिटेल में बता चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और अभी वर्तमान में कितने, सब याद रखना आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव होते हैं, तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद के पदेन सचिव ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं नीति आयोग का सचिव होता है, क्या नीति आयोग का सचिव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना। एक बार रेलवे एनटीपीसी में पूछ लिया गया था एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अगर पढ़ के गए तो तुरंत दिमाग में आ जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम, ये हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में। और क्या क्या चीज हुआ था, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। लोकसभा का पूछे गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी कब हुआ था, 1952 में हुआ था ना। तो 1952 से 4 चीजें याद होगी आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, लोकसभा गठन 1952, राज्यसभा गठन 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही है, तो ये क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि की प्राथमिकता, ये सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग को औद्योगिक प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त बनाना है ना, यानी कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था, ये भी सही है। यानी कि 20 का आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से भी हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे भी बताते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है। देखिए, योजना आयोग का स्वरूप केंद्रीकृत था जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, योजना आयोग है ना। और नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, तो आंसर क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर है न्यूनतम है ना। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगा तो कुल उपयोगिता क्या होगा, तो ये बढ़ेगा ना, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा ना। जैसे देखिए, जब सीमांत उपयोगिता है जो धनात्मक पॉजिटिव में जाएगा तो ये क्या होगा, कुल उपयोगिता क्या होगा, बढ़ेगा है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि ऋणात्मक यहाँ अगर लिख देगा कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या हुआ, वो गिरती हुई है ना, यानी घटती है। ठीक है, यहाँ पर क्या, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता 20 रुपया है। ठीक है, 4 वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता अगर 20 है तो 5 वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता 22 है, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता क्या करेंगे, ये क्या हुआ, 20 से 22 हुआ है ना, तो सीमांत क्या है, तो 2 है, 2 बढ़ा पॉजिटिव हुआ यानी कि +2 हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन वस्तुओं पर मांग का नियम नहीं लागू होता है ना, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो किस पर नहीं होता है, ये गिफेन वस्तुओं पर मांग का नियम
लागू नहीं होता। ठीक है, गिवन गिवन वस्तुओं क्या इसके उल्टा चलता है। जैसे क्या होता है मांग का नियम, क्या कीमत बढ़ता है, कोई भी चीज़ आमतौर पर क्या कीमत बढ़ता है ना, तो उसकी क्या होता है मांग घटती है। ठीक है ना। जैसे कि अब कोई भी चीज़ का कीमत बढ़ गया तो मांग घट जाता है ना। कीमत जैसे घटा तो मांग बढ़ जाती है ना, सब ज़्यादा लेने लगता है। ठीक है, और लेकिन गिवन वस्तुओं में क्या होता है, जब वस्तुओं का कीमत बढ़ेगा तो इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, मांग भी घटेगी नहीं और बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि जो गिवन वस्तु मतलब क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो कि इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा, जैसे आलू चावल, वो कितना भी महंगा हो जाएगा, गरीब से गरीब आदमी खरीदेगा है ना। ब्रेड नमक ये सब खरीदेगा ही, तो ये सब गिवन वस्तु आता है ना। तो गिवन वस्तु क्या मांग के नियम को पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ऐसी वस्तु जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, उनकी मांग की लोच कैसी होती है। तो आदत पड़ जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर वही बात है कि आपको कीमत कुछ भी घटे बढ़े तो वो क्या होगा, आप पर कोई लोच लोच नहीं होगा, लोचदार बेलोचदार हो जाता है, यानी आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे ना, आदत आपको पड़ी हुई है। तो ये वाला क्या होगा आंसर, बेलोचदार हो जाएगा है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो ये हो जाएगा किसका, उत्पत्ति के साधन का। किसका है, उत्पत्ति के साधन का फलन है। पूर्ति का नियम बताता है कि पूर्ति तथा कीमत के बीच है ना, पूर्ति का नियम बताता है कि पूर्ति तथा कीमत के बीच कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध होगा। कैसा, धनात्मक संबंध होगा, करेक्ट आंसर है। कुल आगम यानी कि टोटल रिवेन्यू है, और कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट जो है के बीच अंतर तब अधिकतम होगा जब क्या होगा, जैसे कुल जो है इसका रेवेन्यू जो है ना, कुल आगम जो आपके पास कुछ आया, कुल लागत जो है, इसके बीच अंतर तब अधिकतम होगा जब क्या होगा, एवरेज अधिकतम कब होगा मालूम, एवरेज वाला में नहीं होगा, ये क्या होगा सीमांत जब है ना, सीमांत वाले में सीमांत सीमांत रहेगा तब है ना। तो एवरेज जहाँ भी रहेगा, एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट कट कर देना है ना, ये वाला एवरेज वाला जो भी आंसर नहीं होगा है ना। क्या मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट होगा है ना। सीमांत जो है सीमांत जो रिवेन्यू मतलब सीमांत आगम जो है, और सीमांत मार्जिनल आपका कॉस्ट है ना, ये बराबर होगा। तो ये आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 में, एकाधिकार बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है। एकाधिकार बाजार में कौन सी विशेषता होगी, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होगा है ना। एकाधिकार बाजार किसको बोलेंगे, मतलब केवल एक बेचने वाला रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, यहाँ पर क्या होगा, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, देखिए इसमें ये वाला भी सही मान लो, कीमत विभेद होता है और एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है, ये भी सही है। यानी कि आंसर क्या होगा, इसमें तीनों सही है मान लो, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ना, इनमें से सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक विक्रेता होता है और अनेक क्रेता होता है। यानी कि जैसे ऐसे समझिए सिंपल में, जैसे आप सब्जी कहीं खरीदने गए, तो अगर एक ही बेचने वाला फूलगोभी है तो वो जितना भी बोलेगा आपको उसमें कीमत में क्या पता भी नहीं चलेगा कब क्या फूलगोभी ग्रेड क्या है ना, या तो कितना में मिल रहा है, या तो एक ही क्रेता रहेगा और खरीदने वाले अनेक रहेंगे, तो उसमें कीमत पर क्या पूर्णतः नियंत्रण रहता है ना, वो घटाएगा भी नहीं, बोलेगा कि कहाँ जाएगा, हम मेरे सिवा यहाँ लेगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एकाधिकार में ऐसा होता है, कीमत विभेद होता है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, एक क्रेता विक्रेता होता है और अनेक क्रेता होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो देखिए नियंत्रित कीमत तथा समर्थन कीमत जो होता है सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। समर्थन कीमत जैसे कि है ना, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, एमएसपी जो होता है सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। नियंत्रित कीमत भी सरकार द्वारा निर्धारित होता है। नियंत्रित कीमत संतुलन कीमत से कम निश्चित की जाती है। तो संतुलन कीमत जो होता है उससे नियंत्रित कीमत कम निश्चित की जाती है, ये वाला गलत है मानो। यहाँ पर आंसर क्या होगा, नहीं यहाँ पर अगर देखेंगे नियंत्रित कीमत जो है संतुलित कीमत से कम निश्चित की जाती है, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला सही है। फिर क्या समर्थन कीमत संतुलन कीमत से अधिक निश्चित की जाती है, ये भी सही है ना। समर्थन कीमत जो एमएसपी जो दिया जाता है, सरकार बोलता है ना हम इतने पे खरीदेंगे। ठीक है, व्यापारी क्या करता है कम पे भी खरीदता है, लेकिन क्या करता है सरकार जो निर्धारित करता है एमएसपी वो ज़्यादा पर खरीदता है ताकि किसानों को लाभ होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, इससे अधिक निश्चित की जाएगी, ये वाली सही है। मांग और पूर्ति के समान अनुपात में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी,
ये वाला गलत है ना। संतुलन कीमत क्या होता है, मांग और पूर्ति के अनुपात में जब वृद्धि होगा तो संतुलन कीमत बढ़ती नहीं बल्कि अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, 31 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का निर्धारण जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होगा, तो मांग और पूर्ति के द्वारा होगा। किसके, मांग और पूर्ति के द्वारा होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर क्या होगा, तो इसमें जब सकल घरेलू उत्पाद में जब शुद्ध घरेलू उत्पाद जब घटाएंगे तो क्या होगा, मूल्य ह्रास आएगा। ठीक है, मूल्य ह्रास यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जब घटा देते हैं तो क्या आता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। जैसे बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा, तो जीडीपी में क्या करेंगे, मूल्य ह्रास घटाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक कौन सा है, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि है ना, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो ग्रेसम का नियम ये किससे संबंधित है, तो यह है मुद्रा के प्रचलन से, किससे, मुद्रा के प्रचलन से ये संबंधित है, ग्रेसम का नियम है। नेक्स्ट क्या, M4 का तात्पर्य क्या है, तो M4 में क्या होता है ना, चार तरह का होता है, M1 M2 M3 M4 होता है। तो M4 का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कि M3 इसमें शामिल किया जाता है, M3 ले लीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए क्या, डाक घर की कुल जमाएं है ना, NSC को छोड़कर, तो ये क्या होगा, M4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ है ना, क्या, स्फीति के साथ ये युग्मित होता है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की टैगलाइन है, तो ये किसका है, SBI का है ना, SBI का ये टैगलाइन है। SBI की स्थापना कब हुआ था, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और इसका पहले नाम क्या था SBI का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट क्या, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है, बुल तथा बियर जो है ये किससे, शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, शेयर बाजार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, तो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, तो ये वाला क्या सही है ना, अल्पकालिक जो है सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी सेक कहा जाता है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर सभी है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना। प्रत्यक्ष कर मतलब क्या, डायरेक्ट आपसे खरीदा, आपसे ही मतलब डायरेक्ट उसमें कर वसूला जाता है ना, जैसे आपके डायरेक्ट टैक्स आपसे लगता है ना, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर, आपसे डायरेक्ट संपत्ति से आप जैसे कोई चीज़ खरीदें है ना, वस्तु खरीदें, तो उस पर क्या होता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है ना, कोई कर आपसे लिया, कर किसी को मिल रहा है ना, जैसे GST में क्या होता है, GST क्या, वो प्रत्यक्ष कर है। आयकर दिवस ये मनाया जाता है, तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी समिति या तो आयोग भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है, तो निर्धनता के अनुमान से कौन संबंधित है, तो इसमें सुरेंद्र तेंदुलकर भी है, लकड़वाला समिति भी है और रंगराजन समिति भी है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट के, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भी 1950 में हुआ था, और योजना आयोग को नया जब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसी को बनाया गया, नीति आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, आपको पहले भी बताए थे। 4 चीजें होता है, यहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि बोकारो हो गया, और कौन, भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, किसके सहयोग से पूछा जाता है, राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, और दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखना क्या, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, लोह इस्पात उद्योग है, ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आपको देखिए याद कैसे करना है, सभी किसके सहयोग से किसका स्थापित हुआ था। इसको बोकारो को बोलना क्या, इसको याद रखना है बीरू, और भिलाई का याद रखना है भीरू, बीरू और भीरू ये क्या हो जाएगा, रूस के सहयोग से हो जाएगा ना, बीरू और भीरू है ना। देखिए बीरू मतलब बोकारो रूस के सहयोग से, भीरू मतलब भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो बीरू और भीरू ये दो याद हो जाएगा, तो रूस के सहयोग यानी कि पूर्व सोवियत संघ है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर
सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब रखना है आपको याद, क्या राउरकेला जैसे, तो राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, तो याद रखना है राज, राज मतलब राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ था। फिर क्या, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो दुर्गापुर द्रविड़, याद रखना क्या, द्रविड़, द्रविड़ से हो जाएगा क्या, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। तो बोकारो जैसे पूछा तो बोकारो और भीरू, तुरंत दिमाग में आएगा बीरू और भीरू, ये क्या है, रूस के सहयोग से यानी पूर्व सोवियत संघ, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1980 में हुआ था, तो ये बात सही है क्या, तो 1980 में हुआ था, ये बात सही है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका 1985 में नहीं बल्कि ये 1983 में हुआ था। कब, 1983 में हुआ था ना, तो यही वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 सही है। वृद्धा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन योजना 1995 में शुरू हुआ था, ये भी सही है ना, 1995 में। और क्या हुआ था, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 1995 में हुआ था, और जो स्कूलों में मिड डे मील है ना, मध्याह्न भोजन, वो भी 1995 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है साधनों में वृद्धि, साधनों में कमी और तकनीक में परिवर्तन, ये सभी है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, किस अर्थशास्त्री ने उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी की माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया था, तो यूटिल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये मार्शल ने किया था। किसने, मार्शल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है, तो मांग की लोच जो होता है ये 3 प्रकार का होता है ना, जैसे कीमत की मांग है ना, आय की मांग और एक अन्य होता है ना, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51। ठीक है, क्या बोला कि जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है, और उसकी क्या बोला, उसके उत्पादन की औसत लागत उसके सीमांत लागत के बराबर होगी, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनुकूलतम उत्पादन कहलाएगा ना, अनुकूलतम उत्पादन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति किस बाजार की विशेषता है, पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति ये किस बाजार की विशेषता है, तो ये एकाधिकार है ना, पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति, ये क्या होगा, एकाधिकार में आएगा ये। नेक्स्ट क्या, अन्य बातें समान रहने पर मांग में कमी से संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य बातें समान रहने पर मांग में कमी से संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या होगा, घट जाएगी, है ना, करेक्ट आंसर क्या है, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या तो उनमें वृद्धि किन कारण से होती है, तो ये होता है किस कारण से, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो विस्तारवादी नीतियां होता है इसमें। क्वेश्चन क्या, फिर समझिए, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें वृद्धि किन कारण से होता है, विस्तारवादी नीतियां हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन है, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी ये वाला नहीं है, और उच्च क्रय शक्ति ये वाला है, और बढ़ती ब्याज दर ये वाला नहीं है। ठीक है, बढ़ती ब्याज दर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ का 1 2 4 होगा, 1 2 4 किसमें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 अप्रैल 1980 को भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1980 में, पहले कब हुआ था, 1969 में हुआ था ना, तो 1969 में कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, और 1980 में कितने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। याद रखना, क्वेश्चन ये रिपीट होते रहता है, तो पूछेगा 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, या तो पूछ लिया जाएगा 14 बैंकों का, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना ये कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर है 2013 में। कब हुआ था, 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुआ था। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, वो भी 2013 में ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन शेयर बाजार की प्रतिभूति है, शेयर बाजार की प्रतिभूति कौन है, तो इसमें देखेंगे, देखिए अंश भी है, शेयर है, ऋण पत्र है, और बॉन्ड भी होता है ना, बंध पत्र, यानी इनमें से सभी यहाँ पर सही है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं, जैसे जापान का निक्की होता है, यूएसए का नेस्डेक होता है, और यूके का जो है FTSE होता है, ये वाला भी सही है, और सिंगापुर का सोम्प ये गलत है ना, सोम्प किसका होता है, तो यूएसए का ही होता है ना, सोम्प जो होता है यूएसए का ही होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किए थे कौन, सनमुखम चेट्टी है ना, सनमुखम चेट्टी करेक्ट आंसर है। भारत में जेंडर बजटिंग
की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जेंडर बजटिंग की शुरुआत ये किया था 2005-6 में किया गया था। और कुजनेट्स वक्र किनके बीच के संबंधों को दर्शाता है? कुजनेट्स वक्र किनके बीच के संबंधों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आर्थिक विकास के साथ आय विषमता। आर्थिक विकास के साथ आय विषमता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 में क्या संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्या प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एट द पुअर के लेखक कौन है? बी.एस. मिन्हास है। कौन है? बी.एस. मिन्हास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक और पुस्तक आता है एशियन ड्रामा के लेखक ये गुरनार मिर्डल है, याद रखना है। यहीं पर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए आपको शुरुआत से बताते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 था। दूसरा क्या था? 1956 से कब तक? 61 था, है ना। 1956 से 61 हो गया। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 था, ठीक है। और ये देखिए सब लगातार आ रहा है ना, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ? 1966 से 69 जो है ये क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या कहलाया? योजना अवकाश कहलाया, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जाता है योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये 1966 से 69 था, ठीक है। अब फिर 1969 से 74 हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। कब से? 1969 से 74 हुआ था ये चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना फिर 1974 से 5-5 वर्ष का होता है, लेकिन 1974 से 79 होना था, लेकिन 1974 से 78 में ही समाप्त हो गया था ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक साल पहले समाप्त हो गया था, ठीक है। 1974 से 78। फिर यहाँ पर 2 वर्ष का गैप हुआ था। फिर ये हुआ क्या? पांचवी, है ना। 1974 से 78 पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर 80 से 85 हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना, 1980 से 85, ठीक है। और फिर 1985 से आपका 90 हुआ था क्या? सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीजें ध्यान रखना है। आपको पूछा क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो चतुर्थ वाला कौन सा हो जाएगा? 1969 से 74 होगा, है ना। तो 1969 से 74 कहाँ? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भी यहाँ पर अगर चीजें ध्यान रखना है क्या? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। तीसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। पहले पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरो डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित था। फिर यहीं से पूछा जाता है क्या कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 से 78 में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो 1982 में यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो इसका प्रारंभ हुआ था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, है ना। इसका कार्यकाल 1974 से 78 है। नेक्स्ट क्या? अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अटल इनोवेशन की शुरुआत जो है ये नीति आयोग के द्वारा किया गया था। नीति आयोग के बारे में 3 चीजें याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछेगा सुमन बेरी। और सीईओ कौन है अभी? वीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्या? वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता के पास मौजूद है वो कहलाता है, विक्रेता के पास वो मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्टॉक, है ना। क्या कहलाएगा? स्टॉक कर लेता है वो चीजें तो स्टॉक कहलाता है। शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किस में शामिल किया जाता है? शोध एवं अनुसंधानकर्ता को ये चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किसमें? चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अर्ध विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील है? अर्ध विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या जो है ये किस क्षेत्र में कार्यशील होता है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील है। नेक्स्ट क्या? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना, यानी कि ये क्या है? एनएसएसओ, है ना। एनएसएसओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो 1950 में हुआ था। कब? 1950 में एनएसएसओ की स्थापना हुआ था। और फिर क्या हुआ? एनएसएसओ और एक होता है क्या? सीएसओ, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको मिलाकर 2019 में क्या कर दिया गया? एनएसओ बना दिया गया, ठीक है। तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना है। एनएसओ पूछा जाता है आपको भारत में राष्ट्रीय जो है गरीबी का, है ना, गरीबी का आकलन कौन करता है? तो नीति आयोग की टास्क फोर्स है, एनएसएसओ द्वारा किया जाता है ना। हालांकि इसका क्या है? अब नाम बदलकर अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, एनएसओ। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन सा इसमें नहीं है? देखिए उत्पाद विधि होता है, आय विधि होता है, व्यय विधि होता है, ये वाला नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पर
करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता? देखिए मानव विकास सूचकांक में 3 चीजें शामिल होता है, क्वेश्चन ये रिपीट होते रहता है, ध्यान रखना आपको ना। तो देखिए जीवन प्रत्याशा शामिल होता है, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता है ना, शिक्षा, ये शामिल होता है, ये वाला शामिल नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो है 130 है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में पूछेगा भारत का भी मूल्य वर्तमान में क्या है, तो 0.685 है, ठीक है। अब भारत को किस श्रेणी में रखा गया मानव विकास सूचकांक में? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। चलिए ये बात करते हैं। और इसके क्या पहली बार शुरुआत कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इसके जो जन्मदाता है, शुरुआत किसने किया था? तो वो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है ना, अब्दुल ऐसे कर कोई है, वही किया था ना। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या मुद्रा का प्राथमिक जो है कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आंसर क्या होगा? मूल्य का संचय, है ना। क्या है? मूल्य का पहला क्या है कार्य? प्राथमिक कार्य इसका मूल्य का संचय। ये वाला नहीं होगा मालूम। देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होगा, इसको फिर समझिए। देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य अगर देखेंगे तो ये विनिमय है ना, क्या होता है? एक्सचेंज करता है ना मुद्रा। जैसे आप कुछ पैसा देते हैं तो आपको कुछ देता है, तो एक्सचेंज ये वाला होगा, सही है ना। विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का मापन होता है ना, उसका मूल्य मापा जाता है। तो ये क्या हुआ? ए और बी दोनों सही है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसे बोलेंगे? तो ये कहा जाता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों क्या है? प्लास्टिक मनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को घटाया जाता है तो वो क्या होता है? तो ये होता है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ाएगा। क्या होगा? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। इसमें क्या है कि भारत में आरबीआई द्वारा बेसल मानक वन को कब स्वीकार किया गया था? बेसल मानक वन को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। कब? 1999 में स्वीकार किया गया था। बेसल मानक जो 2 को कब स्वीकार किया था? तो 2009 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? शेयर बाजार किस बाजार के अंग हैं? तो शेयर बाजार ये किस बाजार के अंग है? तो ये पूंजी बाजार का अंग है ना। पूंजी बाजार का शेयर बाजार जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना ये कब हुआ था? 1990 में हुआ था ना। कब? 1990 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट की अवधि कितने होता है? 1 वर्ष का होता है ना। आपको कब से शुरुआत होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। तो ये बजट की अवधि जो होता है 1 वर्ष होता है ना। क्या होता है? 1 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? कितना रखा गया था? तो 8% रखा गया था ना। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना था, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था ना, जो कि 2012 से 17 तक था इसका कार्यकाल। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। नेक्स्ट क्या है? गिफेन वस्तुएं, गिफेन वस्तुएं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होगी? तो गिफेन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होगा? तो ये होगा धनात्मक होगा। क्या? धनात्मक होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? निम्न में से किस बाजार में क्रेताओं को पूर्ण कीमत का ज्ञान होता है? तो क्रेताओं को पूर्ण कीमत का ज्ञान होता है। तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ना, एकाधिकार में तो नहीं होगा, है ना। एकाधिकार में क्या एक ही बेचने वाला रहता है, तो आपको कीमत का पता ही नहीं चलेगा, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था? कीमत का पूर्ण ज्ञान रहता है। नेक्स्ट क्या? आरबीआई साख का नियंत्रण किस प्रकार करता है? आरबीआई साख का नियंत्रण ये किस प्रकार करता है? तो बैंक दर द्वारा करता है, खुले बाजार की क्रिया द्वारा करता है और सीआरआर द्वारा भी करता है, यानी कि इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है? तो गुणात्मक उपाय पूछा है कौन सा है? तो इसमें देखें गुणात्मक उपाय में सीमांत आवश्यकता है, साख की राशनिंग है और नैतिक दबाव है, ये सभी है। आंसर क्या हुआ? डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयात और निर्यात है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की स्थापना कब हुआ था? एक्जिम बैंक की स्थापना ये कब हुआ था? तो एक्जिम बैंक की स्थापना अगर देखेंगे तो ये हुआ था 1982 में, ठीक है। और 1982 में और क्या हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना भी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो अगर देखेंगे तो क्या नई स्थापित कंपनी जब पहली बार जनता को शेयर जारी करती है तो इन्हें आईपीओ कहा जाता है, ये वाला सही है। अब पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां जब नए शेयर पुनः जारी करता है तो उसे एफपीओ कहा जाता है, ये भी सही है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सेबी की स्थापना कब हुआ था ना? सेबी की स्थापना कब हुआ था, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो इसकी स्थापना हुआ था कब? देखिए, इसकी स्थापना अगर पूछे तो ये हुआ 1988 में, है ना? ये लागू हुआ था कब? 1992 में लागू हुआ था, ठीक है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है मालूम? मुंबई में। और सीडीबी का अगर मुख्यालय पूछे तो वो है लखनऊ में, ठीक है? याद रखना। और सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है मालूम? तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे है सेबी का अध्यक्ष, है ना? तो ये चीज़ तो मालूम होगा, तुहिन कांता पांडे जो है सेबी का अध्यक्ष है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है? निम्न में से कौन सा सरकार के राजकोषीय नीति का भाग है? तो सरकार के राजकोषीय नीति का भाग कौन सा? बजट भी है, कर संरचना भी है, और बजट घाटा भी है। इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 में कि भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए जो ऋण आरबीआई से लेती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बजेटरी घाटा के रूप में। किसे? बजेटरी घाटा के रूप में जाना जाता है। लेफर वक्र किनके बीच के संबंध को दर्शाता है? लेफर वक्र किनके बीच के संबंध को? तो ये कर की दर तथा कर राजस्व की प्राप्ति, है ना, इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्न वस्तुओं पर विचार कीजिए और फिर क्या बोला? उपर्युक्त वस्तुओं में से किसे जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो जीएसटी के अंतर्गत छूट किस पे प्राप्त है? तो देखिए, छिलके उतारे हुए प्याज, ये सब क्या है? इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, है ना? तो ये इस पे नहीं लगेगा। फिर क्या? मुर्गी के पके हुए अंडे, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और उसके बाद है संसाधित एवं डिब्बा बंद मछली, है ना? तो संसाधित एवं डिब्बा बंद मछली, इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है? इस पे लगेगा। और फिर क्या है? विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, इस पे नहीं लगेगा, ठीक है? यानी कि 1 to 4 इस पे जीएसटी के अंतर्गत क्या छूट प्राप्त है? 1 to 4 इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आयु वर्ग के जनसंख्या को श्रम शक्ति का अ, हिस्सा माना जाता है? श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है, वो किस आयु वर्ग के है? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना? यानी कि 15 से 64 वर्ष है। देखिए, ये क्या है? विश्व स्तरीय स्तर पर, है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ये जो श्रम शक्ति का ये जो आयु है 15 से 64 वर्ष है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में है 15 से 59 है। कितना है? 15 से 59 है। नेक्स्ट क्या है? एकाधिकार बाजार में वस्तु की प्रकृति होती है। तो एकाधिकार बाजार में वस्तु की प्रकृति कैसा होगा? विशिष्ट होगा ना, यूनिक होगा। नेक्स्ट क्या है? अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण है मांग का अभाव है। क्या है? मांग का अभाव करेक्ट आंसर है। भारत में वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर? चालू खाते पर, है ना? भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, है ना? मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन ये कौन करता है? तो ये करता है आईएमएफ, है ना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना? इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में हुआ था, ठीक है? और जो विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो कौन होगा? अजय पाल सिंह बंगा है। और दोनों का मुख्यालय क्या है मालूम? दोनों मुद्रा से रिलेटेड है और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण भारत में पूंजी निर्माण उत्पादन वृद्धि में परिणत नहीं हो पाता है? तो ये किसके कारण होता है? ये होता है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, है ना? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या? मुद्रा की माप में सबसे अधिक तरलता किस में प्रकट होती है? मुद्रा के माप में सबसे अधिक तरलता होता है M1 में। किस में होता है? M1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ? आपका इकोनॉमिक्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है 100 प्रश्न होता है समाप्त। अब यहाँ पर 101 से 200 तक होता है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है? तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि पहला नंबर क्या है? इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। और इसका हाईलाइट पीडीएफ जो है जो लोग चाहते हैं सभी लोग कमेंट करना, हाईलाइट हाईलाइट आपको
सभी अधिक से अधिक कमेंट करिएगा तो आपको हाईलाइट पीडीएफ भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कल नहीं डाल पाए थे क्योंकि कल थोड़ा सा हम व्यस्त थे, तो हाईलाइट पीडीएफ नहीं डाल पाए थे ना। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं ताकि आप लोगों को हाईलाइट पीडीएफ जब रहता है तो पढ़ने में मजा आता है, आसानी से आपको चीज़ें याद होते जाता है दिमाग में। ठीक है, तो हम अभी बिहार दरोगा पर ही काम कर रहे हैं ज़्यादातर, इसलिए हाईलाइट पीडीएफ भी आपको हम तैयार करके दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हुई पहली बात। दूसरा बात यह है कि अगर ये 200 प्रश्न है, ठीक है, 200 प्रश्न में एकाध अगर किसी का आंसर आपको डाउट लगेगा, ठीक है, किसी का हो सकता है कभी-कभी क्या होता है मालूम? जो चीज़ें आपका मतलब जानते हुए भी ना कभी-कभी मिस्टेक आंसर हो जाता है, ठीक है? तो एकाध ऑप्शन में किसी में अगर गलती हो जाती है इस 200 में से, तो आपको घबराना नहीं है ना, क्या करना है, कमेंट में जो पिन किया हुआ रहता है, हमको भी बाद में पता चलता है, तो आपको हम कमेंट में पिन कर देते हैं, ठीक है? तो उसमें पिन करते हैं, तो वहाँ कमेंट में पिन किया हुआ चीज़ें पर आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? जिसको डाउट नहीं है, वो भी देख लेना है, और जिनको डाउट है, तो वो कमेंट में कमेंट करिएगा और उसका हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं, ठीक है? तो आपको कन्फर्म आपको हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है? सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ है? मंगोलिया के साथ है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सैन्य अभ्यास का एक स्पेशल करंट अफेयर वीडियो टेलीग्राम मतलब कि आपका टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, यूट्यूब पर डाला हुआ है, ठीक है, तो वो लोग जरूर देख लीजिएगा। पूरा 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी भारत का सैन्य अभ्यास हुआ है सभी उसमें दिया हुआ है, और वहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए टॉपिक वाइज कुछ वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सैन्य अभ्यास से आपका है बिहार स्पेशल करंट अफेयर डाला हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है, अपना इसी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है? शहरी विकास भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया था? अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था मनसुख मांडविया। किसने किया था? मनसुख मांडविया यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। मनसुख मांडविया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मनसुख मांडविया अभी क्या है वर्तमान में? तो ये अपना खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। एस जयशंकर कौन है? तो भारत में अभी विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। नरेंद्र मोदी बारे में मालूम है आपको, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अमित शाह कौन है? तो गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्री दोनों है। नेक्स्ट क्या? प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सेरेना विलियम्स को। किसे? सेरेना विलियम्स को ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 में की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो शीर्ष पे कौन सा शहर रहा है? तो ये रहा है सैन फ्रांसिस्को। कौन है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को वही है जहाँ गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 में, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकल ने किया था, वही सैन फ्रांसिस्को है जो कि टॉप शहर पर शीर्ष में रहा था। भारत से कौन रहा था? बेंगलुरु एक शहर है जो कि भारत का है, वो टॉप 10 में शामिल है। नेक्स्ट क्या है? रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का वृद्धि कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितना? तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी जो है कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.5%। कितना? 6.5% यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है 2025-26 में? तो 4.4%, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता है, और ये जो है कहाँ के? तो ये है थाईलैंड की, है ना। तो ओपल सुचाता जो है ये थाईलैंड की है। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने भारत के कहाँ? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। यहीं पर क्या मिस वर्ल्ड आपको याद हो गया? 2025 के विजेता ओपल सुचाता। मिस यूनिवर्स कौन है? 2025 में कौन जीता है? तो वो भी याद रखना है, फातिमा बोस है। कौन है? फातिमा बोस, जो कि मेक्सिको की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ये चीन रहा है। कौन है? चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? तो उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% किस राज्य को? तो देखिए इसमें पहला अगर राज्य पूछेगा तो वो कौन सा होगा? मिजोरम, ठीक है। पहला है मिजोरम, उसके बाद है आपका गोवा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूछेगा तो कौन सा है? त्रिपुरा, है ना। तीसरा त्रिपुरा। फिर उसके बाद है कौन? हिमाचल प्रदेश है ना। उसके बाद है आपका लद्दाख है, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ देगा, देखिए यहाँ पर क्या पूछा? 100% साक्षर किसे घोषित किया गया? तो मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, गोवा है। तो आंसर क्या हुआ? गोवा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो गोवा लगा दिए, लेकिन वहाँ पूछ लिया जाएगा पहला राज्य कौन सा है, तो वहाँ आंसर क्या लगाना है? मिजोरम लगाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य, पहला राज्य किसे
कौन है? तो ये है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा त्रिपुरा, तीसरा ऐसे नाम से याद रखना, तीसरा त्रिपुरा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ तक पूछा जाएगा आपसे। फिर यहीं पर अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर राज्य वो केरल है, ठीक है। कौन है? केरल है। और पूर्ण डिजिटल 2025 में पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो पहला राज्य कौन सा है? तो एकमात्र यही है, केरल ही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्टेरॉइड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये है तियानवेन टू, है ना। कौन है? तियानवेन टू लॉन्च किया है। किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है और वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा? तो ये किया है किसने? जापान, है ना। जापान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल जो है, ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर में, है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो है ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर से 3-4 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पूछेगा। जेड मोड़ सुरंग का हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये कहाँ पर है? तो जेड मोड़ सुरंग ये कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। फिर इसी का नाम क्या है? सोनमर्ग सुरंग, है ना। तो सोनमर्ग सुरंग पूछ दे कि हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो वो भी कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। यहीं पर क्या? अंजी खाद ब्रिज, है ना। तो अंजी खाद ब्रिज पूछेगा तो वो भी कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया कहाँ? जिनेवा में, है ना। कहाँ? जिनेवा में किया गया है, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 113, इसमें क्या है? यूएसआई और एसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित क्या है? कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है। किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को। अच्छा, कुमार मंगलम बिड़ला को एक और पुरस्कार मिला है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। कुमार मंगलम बिड़ला, इसको क्या मिला है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला मालूम? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को ही दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ, अच्छा, यहीं पर एक चीज और है मालूम क्या? बानू मुश्ताक, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर है। बानू मुश्ताक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बानू मुश्ताक को दिया गया है। और हॉट लैम्प पुस्तक के लिए दिया गया। किसके लिए? हॉट लैम्प पुस्तक के लिए, याद रखना है। और बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक, लेकिन बुकर पुरस्कार 2025 पूछेगा तो डेविड सजाले, कौन है? डेविड सजाले, वो भी याद रखना है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। डेविड सजाले, और इनका पुस्तक का नाम क्या? फलेस, है ना। क्या है? फलेस। फलेस से के लिए दिया गया था। और बानू मुश्ताक को किसके लिए? तो हॉट लैम्प के लिए दिया गया था। किसके लिए? हॉट लैम्प के लिए। ये कन्नड़ भाषा में था, इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा वास्ती ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया? एक्स चैट, एक्स क्या है मालूम? ट्विटर का नया नाम क्या रखा गया? एक्स रखा गया, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक्स ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये किया गया कहाँ? फिलीपींस में ना। फिलीपींस करेक्ट आंसर है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने किस देश के आईएमई से समझौता किया है? तो ये किया है सिंगापुर से ना। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त होता है? सिंगापुर से ही प्राप्त होता है। और आईआईटी खड़गपुर ने समझौता किया सिंगापुर के साथ ही। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीमती शोभा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गोवा में किया था। कहाँ? गोवा में, ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है अभी? तो ये सीपी राधाकृष्णन है। गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका नाम क्या है? ये संदीप आर्य है ना। संदीप आर्य करेक्ट आंसर है। भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा? क्या है? पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा। किसके साथ मिलकर? नॉर्वे के साथ, है ना। नॉर्वे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस राज्य या तो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये कहाँ पर? लद्दाख में, है ना। लद्दाख करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो ये जीता है मैग्नस, है ना। मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्या? कार निर्माता ओडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? ओडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ये है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्या है? भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू की है? भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा ये शुरू किया है? ये किया गया कहाँ? बांग्लादेश में। क्या? बांग्लादेश करेक्ट आंसर है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रांस। कौन करेगा? फ्रांस, है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ था? ओलंपिक 2024 हुआ और AI समिट शिखर सम्मेलन भी पेरिस में हुआ है। भारत का कौन से शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया है? भारत की तेंदुआ राजधानी कौन हो जाएगा? बेंगलुरु। कौन होगा? बेंगलुरु यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। इसरो का मुख्यालय क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट क्या? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो उद्योग क्रांति शुरू किया है पंजाब ने, है ना। पंजाब उद्योग क्रांति शुरू किया किसने? पंजाब ने। अब पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो पंजाब में ही लगा था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? ये 131वां स्थान पर है ना। 131वां, यहीं पर 130 पे क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत किस रैंक पर? 130वां में। खुशहाली सूचकांक भारत कौन सा है? 118 है। नेक्स्ट क्या? जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है? तो किस देश ने किया है? साइप्रस। किसने किया? साइप्रस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पोर्डो डी ओनोर से सम्मानित किया गया? पोर्डो डी ओनोर से सम्मानित किया गया है। तो ये अलेक्जेंडर पाइने को, है ना। अलेक्जेंडर पाइने को सम्मानित किया गया है। श्रीमंत है ना, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें दिया गया? तो ये मिला है सोनल मानसिंह को, है ना। सोनल मानसिंह करेक्ट आंसर है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो ये कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी ये कहाँ पर हो जाएगा? ग्वाटेमाला में। कहाँ है? ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में? काली टाइगर रिजर्व, काली कहाँ हो जाएगा? काली कर्नाटक। काली कर्नाटक, काली कर्नाटक। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा? देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क ये पहला कहाँ बनेगा? तो होलंबिक कला दिल्ली में बनेगा। कहाँ? होलंबिक कला दिल्ली में। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कहाँ? तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। इसमें क्या? मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया किसे? कैटरीना कैफ को, है ना। कैटरीना कैफ यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या? नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब ये जीता है किसने? तो यह है अन्ना मुजी चुक, है ना। अन्ना मुजी चुक ने जीता है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? तो ये हो जाएगा रूस। किसने? रूस। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं यानी कि 2025 वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ये किसका? विशाखापत्तनम को चुना गया है ना। विशाखापत्तनम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? पुस्तक द स्टार्स लाइट द बे, द पुस्तक स्टार्स लाइट द बे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुचेता राज खन्ना। कौन है? सुचेता राज खन्ना करेक्ट आंसर है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन, है ना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है पुणे में। कहाँ? पुणे में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये इसका अभियान का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्या? ऑपरेशन राइजिंग लाइन करेक्ट आंसर है। किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है अपना भारत ने। किसने? अपना भारत ने। नेक्स्ट क्या? विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम है कि रीस्टोर द लैंड और अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्या? मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है? मेटा इंडिया ने। तो किसे नियुक्त किया गया? अरुण श्रीनिवास को। अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। जून 2025 में इंटरपोल ने मुख्य रूप से किस देश को सिल्वर नोटिस जारी करने और प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से
शामिल किया है? तो ये किसे? भारत को, है ना, भारत करेक्ट आंसर है। एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व करेगा कौन? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 151। इसमें क्या है? संस्मरण पुस्तक द लकी ऑन्स के लिए किन्हें शांति भट्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जारा चौधरी को सम्मानित किया गया है। इस्कॉन ने किस भारतीय नेता को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2025 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? राधा नाथ स्वामी को, राधा नाथ स्वामी को। पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम 2 में किनके भाषणों का संग्रह है? किनके भाषण का संग्रह है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण का संग्रह है। तीरंदाजी एशिया कप 2025 के दूसरे चरण में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर है कौन? अपना भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल 118 देशों में ऊर्जा संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यह है स्वीडन। कौन है? स्वीडन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो शीर्ष पर इसमें रहा है कौन? चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ करेक्ट आंसर है ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से याद रखना है। यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का विजेता कौन है? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्या? यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में शीर्ष पर है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में शीर्ष पर कौन है? तो इस पर है अमेरिकी डॉलर। कौन है? अमेरिकी डॉलर करेक्ट आंसर है। किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता? द हिंदू ने। किसने? द हिंदू। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो ये देश कौन सा है? तो ये है चीन। कौन सा? चीन है। नेक्स्ट क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय के किन छात्रों के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? जय हिंद योजना किन छात्रों के लिए? तो ST के लिए ना, शेड्यूल ट्राइब के लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है MIT USA, है ना, MIT है USA का, यही शीर्ष पर रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? ईरान ने भारतीयों को निकालने के लिए, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो यह ऑपरेशन सिंधु था, है ना। और यूक्रेन से भारतीयों, यूक्रेन में क्या हुआ था? यूक्रेन में भूकंप से सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मस चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 163। इसमें क्या? गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद करेक्ट आंसर है ना। तो ये क्या हुआ? देखिए, पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया। हैदराबाद में क्या हुआ था? मिस वर्ल्ड आयोजन 2025 कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर ये करेगा? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ये कहाँ? आगरा में स्थापित किया जाएगा। सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है? तो ये पहल का नाम क्या है? नव्या पहल, है ना, नव्या पहल यहाँ पर सही है ना, नव्या पहल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर क्या है? ये विराज, इसका शुभंकर का नाम है विराज। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा? तीसरा नाम से याद रखना है, जैसे तीसरा या त्रिपुरा, तीसरा त्रिपुरा, तीसरा त्रिपुरा। पहला कौन है? मिजोरम। दूसरा कौन है? गोवा। फिर चौथे स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। पांचवें स्थान पर कौन है? लद्दाख, है ना। अब पूर्ण डिजिटल राज्य पूछेगा, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, वो हो जाएगा केरल। केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो नव्या योजना की शुरुआत कहाँ से? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से किया है। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। जून 2025 में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा कहाँ? बिहार में, है ना। बिहार में नहीं था पहले, अब वहां पर स्थापित किया जाएगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया
इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम क्या रहा? तो इसका थीम था लेट्स मूव प्लस वन इंडिया। लेट्स मूव प्लस वन इंडिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 175। इसमें क्या है कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो भारत की पहली योग नीति शुरू किया है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड से और एक चीज याद रखना, क्या देखिए, पहली योग नीति हो गया उत्तराखंड, और यूसीसी पूछा ना, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तराखंड ही है, ठीक है। और दूसरा कहाँ लागू करने की घोषणा किया है? तो वो गुजरात किया है। नेक्स्ट क्या, हाल ही में संपन्न हुई गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है कितने, ये 24 पदक जीतकर, है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? तो आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में किया। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा शुरू की है? गुरु शिष्य परंपरा शुरू किया है ये बिहार ने। किसने? बिहार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? गुजरात ने, है ना। जीनोम जो जनजातीय परियोजना कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। बनतारा कहाँ पर है? गुजरात में। जून 2025 में किस शहर में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? देहरादून में, है ना। देहरादून करेक्ट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किन्हें मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया साइमा जावेद को, है ना। साइमा जावेद यहाँ पर सही है। हाल ही में किस राज्य या तो यूटी ने राजभवन अन्नदाता योजना शुरू किया? राजभवन अन्नदाता योजना ये शुरू किया है गोवा ने। किसने किया? गोवा ने। किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी मिशन को शुरू किया है? आदि कर्मयोगी मिशन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। यूएस ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? आयुष शेट्टी, है ना। आयुष शेट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार में शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये है इसका ई शिक्षा कोष पोर्टल। ई शिक्षा कोष पोर्टल करेक्ट आंसर है। जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह, है ना, जीओ सेट और जीडब्ल्यू को किस गो सेट और जीडब्ल्यू को किस देश से प्रक्षेपित किया है? तो किस देश से किया गया? जापान से। कहाँ से? जापान से, है ना। जापान से क्या है? जाइमेक्स सैन्य अभ्यास और जामाता सैन्य अभ्यास जापान के साथ है। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेस वे पर चलाया गया है? किस एक्सप्रेस वे पर लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? द्वारका एक्सप्रेस वे, है ना। द्वारका एक्सप्रेस वे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 188। इसमें क्या है, किस राज्य सरकार ने किसानों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? हेजिंग डेस्क की शुरुआत ये क्या? महाराष्ट्र ने ना। पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। और वेब शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ शुरू किया है? ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ? जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। और किस राज्य की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन, सभी ग्राम पंचायत में क्या? विवाह भवन योजना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा अपना बिहार, है ना। बिहार करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को दो लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? तो भारतीय रेलवे ने किस देश को दिया है? तो ये दिया है किसको? मोजाम्बिक को, है ना। मोजाम्बिक यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है स्मृति मंधाना, है ना। स्मृति मंधाना। इनसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है एक दिवसीय क्रिकेट में? तो स्मृति मंधाना योग, है ना। विराट कोहली से भी आगे निकल गया। विराट कोहली 52 गेंदों में 100 रन मारा था, ये 50 गेंद में ही 100 रन मारा है स्मृति मंधाना। उज्बेकिस्तान में आयोजित, है ना, UZ चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? आर प्रज्ञानंद, है ना। आर प्रज्ञानंद करेक्ट आंसर है। किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की है? किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्लाइस बैंक। कौन है? स्लाइस, है ना। कौन कंपनी? फिनटेक कंपनी है स्लाइस। बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो ये योजना मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट दिया गया है? तो किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट दिया गया है? तो मखाना को, है ना। अब विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, वो कौन है? तो वो है रवि अग्रवाल है। कौन है? रवि अग्रवाल करेक्ट आंसर है। पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड
के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन? प्रेम प्रकाश है ना, प्रेम प्रकाश सही है यहाँ पर। क्या पुस्तक अंबेडकर के संदेश का विमोचन किसने किया है? तो इसका पुस्तक अंबेडकर के संदेश का विमोचन ये किसने किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने। किसने किया? जगदीप धनखड़ ने विमोचन किया है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो रिवीजन टेस्ट है उसका रिवीजन टेस्ट 4 और टेस्ट नंबर अगर देखेंगे फ्री टेस्ट में ये 24वां नंबर का था। ठीक है, ये होता है समाप्त। और इसका जो है हाईलाइट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर लगभग 3 बजे के आसपास डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 5 के साथ, है ना, रिवीजन टेस्ट 5 के साथ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप इसमें क्या हो रहा है आपको मालूम है, सभी करंट अफेयर साल भर का और पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।